गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछली कक्षा में हिंदी 1 में चैप्टर 10 क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब के बारे में पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हमने आधा पढ़कर समझ चुके हैं। तो अपनी पिछली कक्षा में हमने क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब के बारे में परिभाषा समझे और क्रिया विशेषण के प्रकार में स्थानवाचक विशेषण के बारे में, फिर कालवाचक विशेषण के बारे में हम पढ़कर समझ चुके हैं। तो आज हम आगे रीतिवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो रीतिवाचक विशेषण आगे हम देखेंगे। रीतिवाचक विशेषण, तो रीतिवाचक विशेषण क्या है, तो हम इस वीडियो के साथ साथ हम अपना पाठ्य पुस्तक भी देखते जाएंगे। पेज नंबर 74 तो हम समझ सकेंगे। पेज नंबर 74, तो इस वीडियो के साथ साथ हम अपना पाठ्य पुस्तक देखेंगे। तो 3 नंबर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जब किसी क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का ढंग या रीति का ज्ञान मालूम होता है तो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा मत करो, तुमने सच कहा, वह अचानक वहाँ पहुँच गया, मैं अवश्य वहाँ पहुँच जाऊँगा, वह कभी झूठ नहीं बोलता। रीतिवाचक विशेषण 8 प्रकार के होते हैं। रीतिवाचक विशेषण 8 प्रकार के होते हैं। निश्चित बोधक, अनिश्चित बोधक, कारण बोधक, प्रश्न बोधक, स्वीकार वाचक, निषेध वाचक, प्रकार बोधक, अवधारण बोधक। तो निश्चय बोधक, जब किसी क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की निश्चितता का ज्ञान होता है उसे निश्चित बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जब किसी क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की निश्चितता का ज्ञान होता है उसे निश्चित बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह यहाँ सचमुच आया था, उसे दंड अवश्य दिया जाएगा, वह आपकी सहायता जरूर करेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि निश्चित बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वह यहाँ सचमुच आया था, वह यहाँ सचमुच आया था, उसे दंड अवश्य दिया जाएगा और वह आपकी सहायता जरूर करेगा। तो यह है निश्चय बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अनिश्चित बोधक, जब किसी क्रिया विशेषण से क्रिया के होने में अनिश्चितता या संदेह प्रकट होता है उसे अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जब किसी क्रिया विशेषण से क्रिया के होने में अनिश्चित या संदेह प्रकट होता है उसे अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं आपकी सहायता करने का यथासंभव प्रयास करूँगा, तुम संभवतः चले गए थे, मैं शायद आ जाऊं। ग है कारण बोधक, जब किसी क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के कारण का पता चलता है उसे कारण बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रानी वहाँ क्यों गई थी, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था, वह इसी कारण तुम्हें पसंद नहीं करता। तो कारण बोधक में हमने देखा कि जब किसी क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के कारण या पता चलता है उसे कारण बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। अनिश्चित क्रिया विशेषण, जब किसी क्रिया विशेषण से क्रिया के होने में अनिश्चितता या संदेह प्रकट होता है उसे अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रश्नवाचक, जब किसी क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं उसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रश्नवाचक में है जब किसी क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसे प्रश्नवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे वह यहाँ क्यों आई थी, उसने मुझे कब बुलाया है, तुमने आज दिन भर क्या किया। अंग स्वीकार वाचक, जब किसी क्रिया विशेषण से क्रिया के होने या स्वीकार करने का बोध होता है उसे स्वीकार वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
जैसे मैं आपकी बात अवश्य मानूंगा। हाँ, उसने मुझे बुलाया था। तुमने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है। तुमने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है। च है निसंदेहवाचक, निषेधवाचक। च है निषेधवाचक। जब किसी क्रिया विशेषण द्वारा क्रिया के होने को स्वीकार किया जाता है अथवा क्रिया के होने में निषेध लगाया जाता है, उसे निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा मत सोचो, झूठ मत बोलो, कमल नहीं मानेगा, तो यह है निषेध। छ है प्रकार बोधक। जब किसी क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया के होने के ढंग का पता चलता है, उसे प्रकार बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जब किसी क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया के होने के ढंग का पता चलता है, उसे प्रकार बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह दौड़कर आया, उसने मुझे मुस्कुरा कर देखा, वे धीरे धीरे बोल रहे थे। ज अवधारण बोधक। जब किसी क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की सीमा निश्चित होती है, उसे अवधारण बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अवधारण बोधक। जब किसी क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की सीमा निश्चित होती है, उसे अवधारण बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम यहीं तक आए थे, मेरे माता पिता अभी तक नहीं आए, मैंने तो उसे केवल समझाया था। तो यह है अवधारण बोधक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से परिमाण या मात्रा का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह खूब पढ़ रहा है, कम बोला करो, अधिक बोलना ठीक नहीं होता, उतना खेलो जितना जरूरी हो, बारी बारी से लाओ। परिणामवाचक क्रिया विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। अधिकतावाचक, न्यूनतावाचक, पर्याप्तवाचक, तुलनावाचक, श्रेणीवाचक। क अधिकतावाचक। इनमें अधिक, अत्यंत, अति, ज्यादा, खूब आदि जैसे क्रिया विशेषण शब्द पाए जाते हैं। जैसे वह बहुत ज़्यादा मेहनती है, सीमा अत्यंत सुंदर लिखती है। ख न्यूनतावाचक। इनमें थोड़ा, जरा, कम आदि जैसे क्रिया विशेषण पाए जाते हैं। जैसे थोड़ा खेला भी करो, वह कम बोलती है। ग है पर्याप्तवाचक। इनमें काफ़ी, पर्याप्त, बहुत आदि क्रिया विशेषण शब्द पाए जाते हैं। जैसे इतने रुपये बहुत हैं, इसमें हमें काफ़ी फायदा मिलेगा। घ है तुलनावाचक। इनमें कितना, कितना, इतना, उतना आदि जैसे क्रिया विशेषण शब्द जाते हैं। जैसे उतना खाओ जितना पचा सको, जितना पढ़ोगे उतना परीक्षा में अच्छे नंबर लाओगे। तो यहाँ तुलना करके बताया जाता है, इसलिए तुलनावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। श्रेणीवाचक यानी कि भाग। श्रेणी है खंड करके रखना। इनमें बारी बारी से, थोड़ा थोड़ा, कर्म से आदि जैसे क्रिया विशेषण शब्द पाए जाते हैं। जैसे सभी बच्चे बारी बारी से आगे बढ़ेंगे, कक्षा में कर्म से बैठा करो। तो यह श्रेणी यानी कि भाग किया हुआ। परिमाणवाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर। इन दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है, अतः इनकी पहचान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण की क्रिया है। परिमाणवाचक विशेषण है, आज कम विद्यार्थी उपस्थित हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, तुम कम बोला करो। परिमाणवाचक, यह रेलगाड़ी बहुत तेज है, वह बहुत तेज दौड़ा। परिमाणवाचक विशेषण, घर में पर्याप्त धन है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, मैंने पर्याप्त व्यायाम कर लिया। परिमाणवाचक विशेषण, वह थोड़ा पानी पीकर सो गया। परिमाणवाचक विशेषण, उसने थोड़ा खाया।
तो इस प्रकार परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर है। तो हम क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब के बारे में हम पूरा पढ़कर समझ चुके हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो यह पार्ट एक बार अपने से खुद से पढ़ लीजिए, तो यह चैप्टर आपको ज़रूर अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो ज़रूर आप जहाँ तक हमने पढ़ा है आप ज़रूर अच्छी तरह से समझ गए होंगे।